हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की श्रृंखला हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्षण तक देखा था। वर्षा कितने तरह की होती है उसके आगे हम लोग देखेंगे। ये जल चैप्टर है, ठीक है। तो आज यहाँ शुरू करते हैं जल से। देखिए, सबसे पहले तो जल चक्र क्या होता है, ठीक है। जल चक्र क्या होता है इसमें दिया हुआ है पहले। तो जल चक्र जो है, जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है। जल जो होता है लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो जो जल होता है वो हमेशा क्या होता है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है। जल जो है वो हमेशा अपने स्वरूप को बदलता रहता है और किसके किसके बीच चक्कर लगाता है, तो महासागर, ठीक है। महासागर वायुमंडल और धरती के बीच में, ठीक है। महासागर वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें लिख लेना कि महासागर वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दे देंगे कि निम्न में से कहाँ चक्कर नहीं लगाता। कभी कोई सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखो देखो जैसे कि मैं बता दूँ चल जाएगा, जैसे कि मानो ये कोई जलाशय है, ठीक है। यहाँ से पानी जल वाष्पीकृत होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, बादल बनाएगा, ठीक है। बादल जो होंगे वो जाके किसी, मान लेते हैं ये कोई स्थल है, वहाँ पे बारिश होगी बादलों की, और ये नदी और नालों के माध्यम से जो है ये फिर इस जलाशय में पहुँच जाएगा, बड़े जलाशय में, समुद्र मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर इस तरह ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा बादल बन के, फिर नीचे आएगा। तो इसी को बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। मतलब कि पानी ऊपर गया, बादल बना, फिर पृथ्वी पे आया, फिर पृथ्वी से जो है फिर समंदर में चला गया। इस चक्र को बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। पृथ्वी थलशाला के समान है, ठीक है। पृथ्वी किसके समान है, थलशाला के समान है। थलशाला ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम जगह होती है। मतलब कि एक तरह से थलशाला जो होती है छोटे पौधे रखने की जगह होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आलवण जल के स्रोत, ठीक है। आलवण जल के स्रोत, जैसे आलवण जल के स्रोत क्या होंगे, तो नदी होते हैं, ताल होते हैं, सोते होते हैं। सोते मतलब क्या कहते हैं कि जो झरने टाइप के होते हैं ना उनको हिमनद होते हैं, ठीक है। हिमनद मतलब बर्फ़ जो जमी होती है पर्वतों पे, ठीक है, वो खिसक के जब नीचे आती है तो वो हिमनद बनाती है, ठीक है। तो ये आलवण जल, आलवण जल मतलब जिनको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। आलवण जल मतलब जिसमें सॉल्ट नहीं होता, ठीक है। जिनमें सॉल्ट नहीं होता वो ही हम लोग पी पाएंगे। समंदर में सारा पानी पीने लायक नहीं होता ना, समंदर का पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। वो होता है लवणीय जल, जैसे महासागर हो गया, समुद्र हो गया, अधिकांश मात्रा में नमक या NaCl होता है, ठीक है। तो जो लवणीय जल होता है उसमें अधिकांश मात्रा में NaCl होता है, ठीक है। NaCl मतलब नमक, ठीक है, जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं। इसीलिए समंदर के किनारे जो शहर होते हैं वहाँ नमक ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो फिर है ये जल चक्र बनाया है यहाँ पे, वैसे ही जो बताया तो वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये जल चक्र आप एक बार बना लेना। जल चक्र कैसा है, मतलब कि यहाँ पर इसको एज इट इज़ बना लेना, ठीक है, एज इट इज़ बना लेना। वैसे मैंने समझा दिया है कि एक बार फिर से देख लो कि जैसे ये महासागर है, ठीक है, ये स्थल है, ठीक है, ये स्थल है। और महासागर से पानी जो है ऊपर जो है बाष्पीकृत होकर गया, ऊपर गया और यहाँ बादल बनाया, ठीक है। और बादल जो है जब काफ़ी ज़्यादा वजन हो गया तो वो क्या करेंगे, बारिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या होगा, ये नदी नालों के माध्यम से पानी जो है वो वापस फिर से समंदर में जाएगा, फिर वाष्पीकृत होगा, फिर ऊपर जाएगा, बादल बनाएगा, फिर इधर आएगा, फिर नीचे स्थल बारिश होगी, फिर ये जाएगा समंदर मिल जाएगा। तो इसी क्रिया को जल चक्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जल का विस्तारण, जल का विस्तारण मतलब जल जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितना है, ठीक है। देखो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग, ठीक है, 3/4 भाग जो है जल से ढका है, ठीक है। जैसे कि आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, वर्ल्ड का मैप देखोगे जरा समझना। जैसे मान लो तो ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। ये इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, ठीक है। ये एशिया और ये जो है ये एशिया, ये दक्षिण एशिया इंडिया वाला रीजन, और इधर जो है ये जावा सुमात्रा वाला और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इतना एरिया जो है, इतना एरिया नीचे जो है
अंटार्कटिका भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो नीचे जो है ये इतना एरिया जितना मैंने बनाया ये इतना केवल स्थल है, बाकी जो बचा एरिया, बाकी जो एरिया बचा ये सारा सारा का सारा एरिया, ठीक है, सारा का सारा एरिया ये समंदर है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पे बर्फ़ है, ठीक है, तो बर्फ़ भी एक तरह से पानी का ही रूप है, वो भी पानी में ही माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो पीने योग्य जल है, ठीक है, वो पी सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं होता जो अंटार्कटिका में या फिर कहीं पर्वतों पे बर्फ़ जमती है। तो कहने का मतलब है जो नीला वाला एरिया है, नीला वाला एरिया है, ठीक है, इसकी इसकी बात कर रहे हैं कि 3/4 भाग है, ठीक है ना। ये कितना भाग है? 3/4। ये वैल्यू याद रखना, ठीक है ना, वैल्यू याद रखना कितना भाग है, 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर जल कितना है, 3/4। अब देखो बटा कैसे है जल, तो जल बटा है ऐसे जैसे कि महासागरों में कितना है, सबसे ज़्यादा महासागरों में है 97.3%, ठीक है। बर्फ़ छत्रक, बर्फ़ छत्रक मतलब जो बर्फ़ से पूरे ढके पर्वत होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बर्फ़ के पूरे एकदम छातीनुमा आकृति बनी होती है उनको बोलते हैं, जहाँ जहाँ बर्फ़ होती है उसे 2% उसमें है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल में है 0.68, ठीक है, 0.68 है अंडरग्राउंड वाटर में। ये एज इट इज़ लिख लेना है क्योंकि कभी पूछ सकते हैं कि महासागरों में कितना जल है, बर्फ़ क्षत्रक में कितना जल है, या फिर महासागर और बर्फ़ क्षत्रक में कितना है, जोड़ के दे देंगे वहाँ पे 4 ऑप्शन में, ठीक है। तो 97.3 और 2 को जोड़ देना तो पता चल जाएगा कि महासागर और बर्फ़ क्षत्रक में कितना जल है, ठीक है। और फिर जो है झीलों का, जो झील होती हैं उनमें कितना जल है, ठीक है, झील में कितना जल है, झील में आलवण जल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, झीलों में आलवण जल होता है, इसमें 0.009% में है ये सारा, 0.009%। फिर स्थल स्थलीय समुद्र में कितना है, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील में, ठीक है ना, स्थलीय समुद्र और नमकीन झील। देखो झील दो तरह की होती हैं, ठीक है, झील दो तरह की होती है, कि मीठे पानी की झील होती है, एक खारे पानी की झील होती है। तो जो मीठे पानी की झील होती है उसमें पानी का आवागमन होता रहता है, मतलब कि इसे मान लेते हैं ये कोई झील है, ये कोई झील है, ठीक है ना, तो पानी मतलब इधर से एंटर हो रहा है तो इसे निकलने की व्यवस्था होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की झीलों में क्या होता है अक्सर इसको बोलते हैं मीठे पानी की झील, ठीक है ना, पानी मीठा नहीं होता मतलब पीने योग्य होता है, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। अब कुछ होती है खारे पानी की झील, जैसे राजस्थान में झील है, ठीक है ना, तो सांबर लेक जिसको बोलते हैं, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है पानी स्टक हो जाता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता, और ये हज़ारों सालों की प्रक्रिया है, तो वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है, मतलब कि नमक बढ़ जाता है, ये चीज़ है। तो मतलब कि झीलें जो होती है दो तरह की होती हैं, तो स्थल समुद्र तो पता ही है कि उसमें नमक होता है, तो झीलें भी दो तरह की होती हैं, ठीक है, झील दो तरह की होती हैं, एक मीठे पानी की झील, एक खारे पानी की झील, ठीक है। अब देखो वायुमंडल में कितना पानी है, ठीक है, वायुमंडल मतलब कि जो हमारे बादल हैं उनके पास कितना पानी संग्रहित है, तो वायुमंडल में है जो 0.0019%, ठीक है ना, इतना पानी है। और नदियों में कितना है, नदियों में 0.0001%, ठीक है ना, मतलब कि एक तरह देखा जाए तो वायुमंडल में पानी ज़्यादा है नदियों की तुलना में, है ना, नदियों की तुलना में वायुमंडल में पानी ज़्यादा है जल वाष्प के रूप में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो ये है ये इसको एज इट इज़ जो है बना लेना, एज इट इज़ बना लेना, मतलब कि पूरा याद कर लो इसको कि महासागर में कितना है, बर्फ़ क्षेत्र में कितना है, भूमिगत जल में कितना है, झीलों का आलवण जल कितना है, ठीक है ना। ये झीलें यहाँ दो तरह की है, नमकीन झील, ये यही जो आलवण जल है इसी को मीठे पानी की बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं झीलें, आलवण जल। और देखो यहाँ पे लवणता दी हुई है, लवणता क्या होती है, ठीक है, 1000 ग्राम में कितना, 1000 ग्राम में, ठीक है ना, 1000 ग्राम में। देखो जब भी लवणता कहीं पे अगर पेपर में दी होगी या कहीं बुक में लिखी होगी तो वो प्रतिशत में ना लिख करके इस तरह दो गोले लगे होंगे नीचे, ठीक है, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना, तो लवणता इस तरह से होती है, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग मैथ में परसेंट लगाते हैं ना, परसेंट लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये 100 में होता है, लेकिन जब लवणता देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 जीरो लगे होंगे नीचे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वो गलत लिखा हुआ है, वो 1000 ग्राम में निकालते हैं इसलिए वहाँ पे 2 जीरो लगे होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि लवणता क्या होती है, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में, ठीक है, 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1000 ग्राम जल था, ठीक है, और उसमें 350 ग्राम जो है सॉल्ट निकला, ठीक है, तो क्या मान लेंगे कि उसकी सैलिनिटी कितनी है,
350 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम पानी तुम जब गर्म कर दोगे या फिर वाष्पीकृत कर दोगे किसी भी तरीके से, तो उसमें जो लवण बचेगा उसकी मात्रा 350 ग्राम अगर है, ठीक है ना, तो ये मान लें कि उसकी जो है कितनी है सैलिनिटी 350। और देखो यहाँ पे ध्यान रखना, महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति हज़ार, ठीक है, 35 भाग प्रति हज़ार ग्राम, ठीक है, 35 भाग प्रति हज़ार ग्राम, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का बहुत अच्छा, कि महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति हज़ार ग्राम, प्रति मतलब 1000 ग्राम में 35 भाग, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम पर लीटर लवणता है, मतलब कितना ज़्यादा लवणता है, देखो यहाँ पे 340 ग्राम पर लीटर, ठीक है, मतलब 1 लीटर में तुम्हें 340 ग्राम नमक मिल जाएगा। तुम अगर 1 लीटर पानी अगर वाष्पीकृत करोगे तो तुम्हें 340 ग्राम, ठीक है ना, 340 ग्राम नमक मिल जाएगा, किसमें, इजराइल के मृत सागर, इसको डेड सी बोलते हैं। इसको एक बार मैप में देख लेना डेड सी कहाँ है, इजराइल का मैप देख लेना, बहुत हमेशा चर्चा में रहता है इजराइल का मैप, गोलन हाइट्स, ठीक है ना, जॉर्डन वगैरह जब देख लेना तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मृत सागर कहाँ है, इजराइल के बगल में। मैप देख लेना एक बार ज़रा सा इजराइल का। और ये 22 मार्च विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, अब आगे है महासागरीय परिसंचरण, ठीक है, महासागरीय परिसंचरण क्या होता है। महासागरीय गतियाँ, जो महासागरीय गतियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा और धाराएं, ठीक है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, ये महासागरीय 3 गतियाँ होती हैं। तो इसको याद कर लेना कि महासागरीय गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो महासागरीय गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से 1 नंबर का, कितने प्रकार की होती है दे देंगे, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, ऐसे आप 4 ऑप्शन बना देंगे कुछ भी, ठीक है। देखो जैसे पहला है तरंग। तरंग क्या होती है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे तरंगे कहते हैं, ठीक है, जब लगातार जल उठता और गिरता है, ये चीज़ शब्द ध्यान रखना, की पॉइंट, उठता और गिरता है लगातार, ठीक है, लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ सुनामी दिया हुआ है, सुनामी क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। तो सुनामी आने के कई कारण होते हैं, या तो भूकंप आया हो, ठीक है ना, भूकंप आया हो, प्लेट टेक्टोनिक 9th क्लास में है, वो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वैसे क्या होता है कि प्लेटें जब एक दूसरे के नीचे आ जाएं, ठीक है, जैसे कि सुना होगा कि कभी अगर भूगोल 9th क्लास की पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया कि जो रसियन प्लेट है उसके नीचे जो है इंडियन प्लेट जो है दब जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से हिमालय बना है। ऐसे जब कभी प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उनकी वजह से भूकंप आते हैं, और भूकंप आने की वजह से जो समंदर में जो लहरें हैं, ठीक है ना, वो 15 मीटर तक उड़ सकती हैं, ठीक है, मैक्सिमम 15 मीटर तक उड़ जाती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि ज्वालामुखी उद्गार, पृथ्वी के अंदर कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और या जल के नीचे भूस्खलन के, मतलब जैसे बताया ना प्लेटें दब जाती हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2004 में सुनामी आया था, अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है, 2004 में जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था, ठीक है। अब बताओ, आपको ये बताना कि इंदिरा कॉल कहाँ पे है, ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इंदिरा कॉल कहाँ पे है, ठीक है, इंडिया का ही पार्ट है, बताना है कहाँ पे, ये आप कमेंट में नीचे लिख दें कहाँ पे है इंदिरा कॉल, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट तो अंडमान निकोबार में है। अगला पॉइंट इसी में फैक्ट है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे, ठीक है, बिकॉज सुनामी आने से पोताश्रय नष्ट होते हैं। पोताश्रय का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये बड़े बड़े जलपोत खड़े होते हैं ना, जहाँ पे जिसे बंदरगाह जैसे एक तरह से बोलते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। 15 मीटर ऊंचाई की लहरें जब उठती हैं, सुनामी आती है, तो आसपास की शहरों में बहुत तबाही मचाती हैं। तो पोताश्रय तो एकदम सटे होते हैं, मतलब कि जो बंदरगाह वगैरह होते हैं वो सटे होते हैं एकदम पानी से,
तो वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं। ये चीज़ में ये मतलब है। अगला है ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है, दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। दिन में 2 बार आता है, नियम से आता है, ठीक है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, ठीक है। एक बार उठेगा, एक बार गिरेगा, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। देखो भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा 2 अलग अलग चीज़ है ना। तो भाटा क्या होता है, जो जब तल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, ठीक है ना। जब पानी का तल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, ठीक है। तट से जब पीछे चला जाएगा ना पानी, मतलब कि लहरें आती हैं यहाँ तक, मान लेते हैं ये तट है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ तक आती हैं। जब ये पानी पीछे चला जाता है तो इसको बोलते हैं भाटा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ज्वार क्या होता है, सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है। मतलब कि जब ऐसे ये जब पानी पीछे हटता है तो इसको भाटा बोलते हैं, लेकिन पानी जब बहुत तेज़ी से आए और तटों से टकराए और तट को भिगो दे पूरा, तो उसको ज्वार बोलते हैं, ठीक है। पानी पीछे जाएगा तो भाटा होगा, और बहुत तेज़ी से टकरा के पानी जो है चढ़ जाए स्थल पे, ठीक है ना, तो उसको ज्वार बोलते हैं, ठीक है। तो भाटा ध्यान रखना क्या होता है, ज्वार क्या होता है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे धाराएं, ठीक है ना। तरंगे डिस्कस करी, आज हम लोगों ने तरंग डिस्कस करी और ज्वार भाटा डिस्कस किया, ठीक है। तरंग, ज्वार भाटा, अगले में वीडियो में धाराएं डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।